Hi guys, welcome back. My name is CA Shantam Bhandari. I welcome you all to the Fast Track Batch and the revision series for the subject called as Governance, Risk Management, Compliance and Ethics, Old and New Syllabus और आप देख रहे हैं पार्ट नंबर 8. So जैसे कि आप जानते हैं कि पहले के 7 पार्ट्स अब हम कंप्लीट कर चुके हैं, which also means कि हम चैप्टर बाय चैप्टर आगे बढ़ते ही जा रहे हैं. और जहाँ तक मुझे याद है और आई एम श्योर आपको भी होगा कि चैप्टर नंबर 4 की बात हम पार्ट नंबर 7 में शुरुआत कर चुके हैं और अब समय आ चुका है कि जब पार्ट 8 की हमारी अब बात स्टार्ट हो रही है तो वहीं से अपने बातचीत को आगे बढ़ाएं. तो उम्मीद करता हूं मैं कि जो फास्ट ट्रैक बैच आप देख रहे हैं ये आपका पर्पस सॉल्व कर रहा है या फिर रिवीजन सीरीज के तौर पे आप इसको देख रहे हैं तो ये आपका पर्पस सॉल्व कर रहा है. बहुत ज़रूरी है, देखिए हम ये ओपन माइंड से एक्सेप्ट करें कि ये जो बैच है इसके अंदर हम बातें सारी कर रहे हैं बट डिटेल में नहीं कर रहे. तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि साथ साथ आप नोट्स थोड़े बहुत बना सकते हैं, क्योंकि मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है यहाँ पे जो मैं छोड़ रहा हूँ या टोटली इग्नोर कर रहा हूँ. पर जैसे कि मैं बार बार कहता आया हूँ कि हर चीज़ की एक देखिए लिमिटेशन है, तो मुझे वो चीज़ें ध्यान रखनी है और उसी बेसिस पे मैं ये बात यहाँ पे कर रहा हूँ. तो फर्दर डिटेल अगर आप और जानना चाहते हैं और ज़्यादा इसके बारे में समझना चाहते हैं, आपको लग रहा है फास्ट ट्रैक बैच जो है थोड़ा और ज़्यादा अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाती तो अच्छा लगता, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप क्लासेस लें. हमारी फुल जो क्लासेस हैं उसके अंदर आपको पूरी की पूरी डिटेल्स दी गई है. बट फास्ट ट्रैक या रिवीजन सीरीज अपने आप में कम बिल्कुल भी नहीं है. चलिए बात करना आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी से, दैट इज पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन. ये टॉपिक है जिससे आज हमारी बातचीत स्टार्ट होगी. देखिए सबसे पहले तो हम ये समझें कि जो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन है वो एक्चुअली है क्या. सो एज यू ऑल नो कि बोर्ड मीटिंग टेक्निकली ठीक है कि अभी फेस टू फेस ना हो, कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी करा सकते हैं, जो ऑडियो विजुअल मीन से आप करा सकते हैं. दैट इज़ फाइन, दैट इज़ एक्सेप्टेबल. पर बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जो भी चीज़ के बारे में हमें बातचीत करनी है, द डायरेक्टर्स आर नॉट अवेलेबल और वो ऑफिस नहीं आ सकते फॉर वट एवर रीज़न, एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते. तो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन ये कहता है कि जो भी डिसीजन होगा वो एक से दूसरे डायरेक्टर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, सो ऑन सो फॉर्थ, जितने डायरेक्टर सभी को एक एक करके बताया जाएगा और उनका कंसेंट लिया जाएगा. अगर वहाँ पे मेजॉरिटी डायरेक्टर्स एग्री करते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ पास हो जाएगी और जब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी तो उसी चीज़ को बोर्ड मीटिंग में एक बार फिर से बता दिया जाएगा कि रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में ये चीज़ पास हुई थी या ये चीज़ रिजेक्ट हो गई है, इन लोगों ने उसमें अपना एसेंट या कंसेंट दिया है जबकि इन लोगों ने अपना डिसेंट दिया है, विच इज़ अग्रीमेंट नहीं करा है. सो यस और नो जो भी लोग कर रहे हैं उसके बारे में भी नेक्स्ट मीटिंग के अंदर जो फेस टू फेस होगी या फिजिकली होगी उसके बारे में बात कर लेंगे कि रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में ये हुआ था. तो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन एज द नेम सजेस्ट एक ऐसी मीटिंग है जहाँ पे रेजोल्यूशन सिर्फ पेपर्स के सर्कुलेशन से पास कर दिया जाता है, कोई फिजिकली प्रेजेंस होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है. तो उसी के बारे में बात करते हुए यहाँ पे कहा गया है कि जो चेयरमैन है अगर वो चाहें तो वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से चीज़ें पास करा सकते हैं. हालांकि अगर मान लीजिए कंपनी के अंदर 6 डायरेक्टर्स हैं और उसमें से 1/3 यानी 1/3 मतलब 6 में से 2 डायरेक्टर्स ने कहा कि नहीं सर रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं है, तो नॉर्मल मीटिंग कराइए या बाद में इसको पास कराइए. तो उन्होंने क्या कह दिया, 1/3 जो टोटल डायरेक्टर है उसमें से 1/3 डायरेक्टर्स ने ये कह दिया कि चेयरपर्सन को, जो भी कंपनी के चेयरपर्सन है, कि सर रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से ये चीज़ मत पास कराइए. तो फिर चेयरपर्सन उसको रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से पास नहीं करा सकते हैं. तो एक आध अगर कोई डिस अप्रूवल देता है इट इज़ ओके, बट 1/3 लोग अगर आपकी बात से रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन का जो प्रपोजल है 1/3 डायरेक्टर्स उससे अग्री नहीं करते, एंड इन दैट केस वो चीज़ जो है वो फिर एक मीटिंग में ही कराई जाएगी. रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के जरिए उसको पास नहीं कराया जाता. एक्चुअली ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना सा है कि समय बचे और हम डिसीजन जो है वो जल्दी ले पाएँ. बिकॉज़ होता क्या है, देखिए कहने के लिए आप जानते हैं कि बोर्ड मीटिंग के लिए 7 डेज़ का नोटिस देना ज़रूरी है एटलीस्ट. ये ठीक है कि 7 डेज़ को और कम कर सकते हैं सब्जेक्ट टू द कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स, पर बहुत बार फिजिकली प्रेजेंट होना पॉसिबल नहीं है, फीजिबल नहीं है फॉर वॉट एवर रीजन्स. तो आई थिंक रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा मेथड है जहाँ पे वो बिजनेस को आप फास्ट या पेस दे सकते हैं, एफिशिएंसी दे सकते हैं जो कि उसको उस समय ज़रूरत है. क्योंकि क्या है कि बिजनेस में हर समय चीज़ें बदल रही हैं. अगर आपने आज डिसीजन नहीं लिया या अगले 15-20 मिनट के अंदर, 1-2 दिन के अंदर डिसीजन नहीं लिया, तो हो सकता है चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएं. तो ये सब चीज़ें उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही बनाई गई हैं.
प्रोसीजर की अगर हम बात करें, जब भी रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से कोई चीज़ पास होने की बात आती है, आपसे भी कोई चीज़ पूछे, कोई जैसे बहुत लोग करते हैं जनरली अपनी लाइफ में, आप देखिए कि कोई आपका दोस्त है या आप किसी से कि मैं ऐसा सवाल पूछते हैं कि भाई मैं तुमसे एक चीज़ पूछने वाली हूँ या पूछने वाला हूँ, तो मुझे उसका बस हाँ या ना में जवाब देना। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत बार सवाल इस तरीके का सामने वाला पूछता है कि उसका हाँ या ना में जवाब देना बड़ा मुश्किल है। इट रिक्वायर्स सम एक्सप्लेनेशन। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि जो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम आमने सामने नहीं हैं, तो चाहिए इसके लिए कि एक डिटेल एक्सप्लेनेशन जो नोट है वो साथ में जाए, और जिससे कि डायरेक्टर्स वेल इन्फॉर्म्ड हो सकें कि वो किस चीज़ को लेके हाँ बोल रहे हैं, किस चीज़ को लेके ना बोल रहे हैं, एंड जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं उसका क्या इफेक्ट होगा। तो इस तरीके से बात यहाँ पे कही गई है। जो भी यहाँ पे बातचीत होगी, जैसे कि मैंने आपसे कहा, जो भी डिसीजन होगा रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के जरिए, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, क्योंकि कुछ डायरेक्टर्स होंगे जो हाँ बोलेंगे तो कुछ ना भी बोल सकते हैं, सारे हाँ भी बोल सकते हैं, सारे ना भी बोल सकते हैं। वी नेवर नो, इट डिपेंड्स अपॉन दी फैक्ट एंड सिचुएशन एंड द सर्कमस्टांसेस एंड द डायरेक्टर। तो जो भी रिजल्ट हो, फिलहाल इससे हम बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है। रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन ये कहीं नहीं कहता कि जो भी रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के थ्रू कोई चीज़ रखी जाएगी वो पास होनी मैंडेटरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी वोटिंग का सिस्टम ही चलेगा और उसके बेसिस पे ही डिसाइड किया जाएगा। तो जो भी है डिसीजन उसको हम नेक्स्ट यानी सब्सिक्वेंट जो मीटिंग आने वाली है, तो जो हम इसके बाद ये रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के बाद जो मीटिंग होगी उसके अंदर प्लेस करेंगे और मिनट्स में नोट डाउन कर देंगे कि ये चीज़ या ये रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के जरिए पास हुआ। इन डायरेक्टर्स ने इसमें अपना कंसेंट दिया जबकि इन डायरेक्टर्स ने डिसेंट दिया, विच इज़ वो अग्रीड नहीं थे। जहाँ तक देखिए मिनट्स की बात है, आई एम श्योर जब हम सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करते हैं, जो चैप्टर नंबर 4 में हमने थोड़ा सा स्टार्टिंग में कही भी थी, एंड अब क्योंकि आप ये देख रहे हैं एथिक्स शॉर्ट में अगर कहूँ सब्जेक्ट का नाम, और जो न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट्स हैं उनका तो जो ड्राफ्टिंग है वो भी ग्रुप 1 में ही है ना। जो ओल्ड सिलेबस वाले हैं उनका ड्राफ्टिंग ग्रुप 3 में चला जाता है। तो खैर उसकी बात अगर हम ना करें, अगर मैं न्यू सिलेबस से इस बात को रिलेट करूँ तो आप ये देखेंगे कि न्यू सिलेबस का जो ड्राफ्टिंग है उसके अंदर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स के भी चैप्टर इंक्लूड करे गए हैं। तो वहाँ पे हम ये समझते हैं कि मिनट्स कैसे बनाने हैं, मिनट्स की रिलेवेंस क्या है, मिनट्स जो है वो एविडेंटरी वैल्यू क्रिएट करते हैं, आपको ड्राफ्टिंग में पढ़ाया गया होगा ज़रूर। तो वही बात यहाँ पे भी लिखी गई है कि मिनट्स वो चीज़ है जो मिनट्स बुक में एंटर कर दिए जाते हैं। मिनट्स और कुछ नहीं है, बेसिकली वो ये बताते हैं कि क्या ट्रांजैक्शन हुई है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच टिल द एंड, यानी मीटिंग कब हुई, कितने बजे हुई, कहाँ हुई, कौन से दिन हुई, कितने बजे शुरुआत हुई, कितने बजे ख़त्म हुई, मीटिंग में कौन आया, कौन नहीं आया, कौन चेयरपर्सन बना, क्या डिस्कशन हुआ, एंड देन एज ए सेड मीटिंग जो थी वो कब ख़त्म हुई। ये सारी बातें मिनट्स के अंदर रिकॉर्ड करी जाती हैं। और जितने भी पेजेस होते हैं, इसके बारे में मैंने पहले भी आपसे कहा था, जो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड SS1 एंड SS2 है, so SS1 gets applicable to the board meeting while SS2 gets applicable to the AGM, which is annual general meeting, या general meeting which is also EGM, extraordinary general meeting। तो वहाँ पे मैंने आपको समझाया था, हर पेज में आप ऐसे लिखते हैं जैसे कि मान लीजिए अगर 10 पेज हैं, सो विल राइट 1 ऑफ 10, 2 ऑफ 10, और एक्चुअली हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप MS वर्ड अगर जानते हैं, उसको यूज़ करना जानते हैं, तो हेडर फुटर पे ये सब चीज़ें आपको पता होगा, हेडर पेज के ऊपर है, फुटर पेज के नीचे है। ये बड़ी कॉमन सी बातें हैं, बट इसलिए मैं बता रहा हूँ जिससे कि सब स्टूडेंट्स को क्लैरिटी मिले, क्योंकि यहाँ पे कुछ देखो शर्माने वाला, छुपाने वाला नहीं। हो सकता है कई बच्चे बहुत एक्सपर्ट हों वर्ड में, एक्सेल में, बट हो सकता है कुछ ना भी हों। तो मेरी ये ज़िम्मेवारी है कि मैं सभी को इक्वली समझाऊँ हर चीज़, जो भी आपके हेल्प में आ सकती है, जो भी हमारे सिलेबस के अंदर है। तो मिनट्स बुक जो होगी वो रजिस्टर्ड ऑफिस में हमेशा रखी जाएगी, और डेफ़िनेटली उसके अंदर जो भी मिनट्स होंगे वो सारे रिकॉर्ड करे जाएँगे। अब टेक्निकली तो मिनट्स बुक अलग-अलग होती है, बोर्ड मीटिंग की एक मिनट्स बुक अलग रहती है, AGM की अलग, कमिटी की अलग, EGMs की अलग, तो उसके बेसिस पे जो-जो मिनट्स हैं वो आप उन फाइल्स में अटैच करेंगे। मिनट्स जो होंगे, जैसे कि मैंने बताया कि कौन-सी मीटिंग है, फर्स्ट AGM, सेकंड AGM नंबर भी डालेंगे आप, कब हुई, कहाँ हुई, कितने बजे हुई, कौन मीटिंग में आया। अगर कोई ऐसा डायरेक्टर है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली मीटिंग में प्रेजेंट हुआ है, यानी फिजिकली वो नहीं आए, तो उनके नाम के बाद आप लिखेंगे प्रेजेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक या प्लस प्रेजेंट बाय स्काइप, या जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, जिससे कि ये पता चल जाए कि ये इंसान मीटिंग के अंदर फिजिकली नहीं आए थे, ये किसी सॉफ्टवेयर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से इस मीटिंग में जुड़े थे। जहाँ तक बात है मीटिंग के कंटेंट्स की क्या क्या होगी, तो ये बात हम पहले कर चुके हैं कि मीटिंग ये बताया जाएगा कि कौन डायरेक्टर्स आए हैं मीटिंग के अंदर, और साथ साथ जो कोरम थी वो प्रेजेंट थी, चेयरपर्सन मीटिंग का कौन था,
जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स थे उनको वोट नहीं करने दिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स को पहले डिस्क्लोजर देना रहता है और उनका वोट कंसिडर नहीं किया जाता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो ये सारी की सारी बातें जो है इस मिनट्स के अंदर हम लोग नोट डाउन करेंगे। आई थिंक एक्चुअली कि जब आप ड्राफ्टिंग में मिनट्स लिखते हैं पूरा, तो उसमें आप स्टार्टिंग से एंड तक पूरी बात लिखते हैं। यहाँ तो खैर हम जो समझ रहे हैं वो थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं, है ना। बट पता है क्या होता है कि अभी CS प्रोफेशनल के पेपर्स में ऐसा देखा गया है, और ये जब तक मैं कुछ अलग से ना कहूँ, आप इसको ओल्ड एंड न्यू सिलेबस दोनों ही तरीके से इसको आप मान सकते हैं कि थोड़ा सब्जेक्ट का लिंकेज भी है। जैसे एथिक्स के अंदर टेक्निकली कोई मिनट्स वगैरह सच नहीं दिए हुए, बट यू नेवर नो, वो पूछ लें कि एक मिनट्स ड्राफ्ट करिए स्पेशली न्यू सिलेबस के लिए। ओल्ड में भी आ सकता है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो कि भाई एक मिनट्स ड्राफ्ट करिए, बोर्ड रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करिए। तो आई थिंक इन द एंड ऑफ द डे अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा सुन लेंगे, जो भी मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, भले आप मिनट्स के बारे में जानते हो सकता है आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो मिनट्स आपने बनाए भी हुए हो, तो आई थिंक वो आपको हेल्प करेगा। और सबसे जो बेस्ट तरीका है ड्राफ्टिंग को सीखने का, मैं हमेशा अपनी क्लासेस में कहता हूँ, कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि ड्राफ्टिंग कोई आपको सिखा नहीं सकता, कोई भी, मैं क्या, कोई नहीं सिखा सकता। बट फिर हम क्लासेस क्यों देते हैं? अगर कोई सवाल पूछे बच्चा, तो देखिए क्लासेस से क्लैरिटी आती है कि ड्राफ्टिंग करनी कैसे। ड्राफ्टिंग आती है अपने आप लिखने से। मैं अपनी क्लासेस के अंदर, आप में से काफ़ी बच्चों ने वो क्लासेस देखी होंगी, तो उसमें आपने देखा होगा मैं एक एक ड्राफ्ट लाइव क्लासेस में, आपकी जैसे अभी आप मुझे देख रहे हैं, मैं एक एक चीज़ लिख के दिखाता हूँ आपकी स्क्रीन पे रेगुलरली, ये नहीं लिखा लिखा सामने, लिख के दिखाता हूँ स्टार्टिंग से एंड तक पूरा का पूरा। बट वो मेरी ड्राफ्टिंग है, आप सिर्फ देखेंगे तो उससे ड्राफ्टिंग नहीं आएगी। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, गलतियां नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं कि कैसे हम इसको आगे बढ़ें, तो आई थिंक ड्राफ्टिंग का आना थोड़ा सा मुश्किल है। रट के ड्राफ्टिंग कभी करी नहीं जा सकती, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, बात अगर करते हैं मिनट्स को लेके, तो उनकी रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मतलब वो रिकॉर्डिंग नहीं जो फ़ोन पे आप करते हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब है उसको मिनट्स बुक में आप पहले ड्राफ्ट मिनट्स बनेंगे मीटिंग के दौरान, फिर उसे फेयर आउट किया जाएगा और उसके बाद चेयरपर्सन उस पर साइन करेगा और फिर वो मिनट्स बुक के अंदर रख दिए जाएंगे, प्लेस कर दिए जाएंगे। तो उसी को यहाँ पे रिकॉर्डिंग और मिनट्स कह रहे हैं। जो भी आप मिनट्स बुक में कॉन्टेंट लिखें, उसको सिंपल लिखें, प्लेन लैंग्वेज में लिखें, जिससे कि सभी को समझ में आ सके। ज़्यादा हाई फाई लैंग्वेज लिखने का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे। सो बेसिक इंग्लिश जो है उसी में मिनट्स आप बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। एंट्री इन द मिनट्स बुक, ये बेसिकली एक फैक्ट है, या यूँ कह दीजिए एक रूल ऑफ लॉ है कि जिस दिन भी मिनट्स, या मैं कहूँगा जिस दिन भी मीटिंग हुई है उसके 30 डेज के अंदर जो मिनट्स हैं उस मीटिंग के वो साइन हो जाने चाहिए। तो अगर आज मान लीजिए 1 जनवरी है, तो 30 जनवरी तक इस मीटिंग के मिनट्स जो 1 जनवरी को हुई है, तो वो मीटिंग जो 1 जनवरी को हुई है उसके मिनट्स 30 जनवरी, वॉट एवर द ईयर इज, जो भी ईयर है, 2019, 2020, 2021, जो भी है, वो तब तक मिनट्स बुक में अटैच हो जाने चाहिए। जो भी मिनट्स बुक पे साइन करेगा या मिनट्स ऑफ मीटिंग पे साइन करेगा वो चेयरपर्सन होगा। हर पेज पे वो अपने इनिशियल्स करेंगे। इनिशियल मतलब जैसे माय नेम इज शांतनु, तो मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा, इनिशियल का मतलब होता है ऐसे एक छोटा सा, और लास्ट पेज पे वो अपने साइन करेंगे। सो माय साइन इज लाइक दिस, सो मैं लास्ट पेज पे साइन करूंगा और बाकी सारे पेजेस पे इनिशियल्स करूंगा, जो भी मेरे इनिशियल्स है। इनिशियल मतलब पहले अपने नाम के कुछ अक्षर या कुछ सिंबल बनाना। तो इस तरीके से चाहें तो आप हर पेज पे साइन भी कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। जो भी चेयरमैन मिनट्स ऑफ मीटिंग के पेजेस पे साइन करेगा वो वहाँ पे डेट भी डालेंगे। और जैसे कि मैंने अभी अभी आपसे कहा, द चेयरमैन शैल इनिशियल ईच पेज ऑफ द मिनट, साइन द लास्ट पेज एंड अपेंड टू द सिग्नेचर द डेट एंड द प्लेस ऑन विच ही असाइन द मिनट्स। तो हर पेज पे इनिशियल, लास्ट पेज पे अपने साइन पूरे के पूरे और उसमें डेट भी डालेंगे, जिससे पता चल सके, डेट एंड प्लेस, जिससे पता चल सके कौन सी तारीख को एंड कौन सी जगह ये मिनट्स साइन किए गए थे। एक बार चेयरपर्सन ने मिनट साइन कर दिए तो फिर आप उसको बदल नहीं सकते। अगर आपको बदलना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सभी का कंसेंट वहाँ पे चाहिए रहेगा। सो वंस एनीथिंग इज एंटर्ड इन मिनट्स एंड देन इट इज साइंड, इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। अगर ऑल्टर करना है तो जैसे कि मैंने कहा, आपको फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंसेंट चाहिए रहेगा। बात करते हैं मिनट्स बुक के प्रिजर्वेशन की। देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, आपने ज़रूर सुना होगा, जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह हैं, तो वो कहते हैं कि 8 साल तक आप प्रिजर्व करिए। बट मिनट्स है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, मेमोरेंडम आर्टिकल, इनकी कोई एज डिस्क्राइब नहीं है। जब तक कंपनी चलेगी तब तक आप इसको रख सकते हैं। और रखने में दिक्कत भी क्या है, क्योंकि आजकल, पहले ऐसा होता था कि लोग कहते थे भाई दिक्कत है, पेपर वर्क इतना सारा। आजकल तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हर चीज़ मेंटेन करी जा सकती है। तो उसी के बेसिस पे हमेशा आपको मिनट्स रखने हैं। ये नहीं कि वो 10 साल पुराने हो गए तो आपने डिलीट कर दिए। यू नेवर नो कि अगर कंपनी 50 साल पुरानी है तो क्या पता कौन सी इंक्वायरी का बैठ जाए और आपसे कहें कि फलाना जो 20 साल पहले मीटिंग इस तारीख को हुई थी उसके मिनट्स लेके आइए।
तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए हर मिनट्स आपको मेंटेन करना है, दिस इज़ द रूल ऑफ लॉ। कभी भी आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, ये ध्यान रखें। मिनट्स जो होंगे वो किसी एक ऐसे इंसान के पास रहेंगे जो कि भरोसे लायक इंसान हो, और कंपनी सेक्रेटरी से ज़्यादा कोई भरोसा, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ द सेक्रेटेरियल लीगल पर्सपेक्टिव, कोई और नहीं हो सकता। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। कुछ गुड प्रैक्टिसेस बताई गई हैं कि जब आप बोर्ड मीटिंग करें तो और क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, कहा जा रहा है मेंटेन एनुअल कैलेंडर। एक एनुअल कैलेंडर इसको कहा है, हम सेक्रेटेरियल ऑडिट का जब सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसकी भी हमारे पास फास्ट ट्रैक सीरीज है, या रिवीजन सीरीज, जो भी आप कहना चाहें। तो देखिए, मेंटेनिंग एनुअल कैलेंडर बेसिकली हम कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट कंप्लायंस कैलेंडर। इससे ये पता चलता है कि जो कंपनी है उसके उसके ऊपर कौन से रूल्स एप्लीकेबल हैं, कौन सी रिटर्न्स कब जानी है, वो रिटर्न चली गई हैं नहीं चली गई हैं, तो उससे क्या रहेगा, पता रहेगा। अगर कोई रिटर्न है जो पेंडिंग है या जिसकी ड्यू डेट पास में आ रही है, वो बोर्ड के अप्रूवल के बगैर फाइल नहीं करी जा सकती, तो आई थिंक फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कैलेंडर पे देखने लगेगा कि भाई इस तारीख को ये मीटिंग करनी ज़रूरी है, बिकॉज हमें ये रिपोर्ट फाइल करनी है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो बोर्ड का मैनेजमेंट अच्छा बना सकती हैं, एंड डेफिनेटली जिस पर्पज़ के लिए बोर्ड बनाया गया, फॉर हेल्पिंग द कंपनी टू रन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, वो पूरा हो सकता है। डायरेक्टर्स टाइम कमिटमेंट की बात है। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप खुद भी जानते हैं कि डायरेक्टर्स की टाइम कमिटमेंट को लेके कंपनीज एक्ट में कुछ नहीं कहा गया, ये कहीं नहीं कहा गया। अब होल टाइम डायरेक्टर की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, बट जनरली अगर डायरेक्टर की बात करें तो कहीं नहीं कहा गया कि एक डायरेक्टर को कितने घंटे एक महीने के अंदर किस कंपनी में देने हैं। As you all know, an individual can be a director in a maximum of 20 companies, है ना, जिसमें bifurcation है in terms of the public company, वो 10 ही हो सकता है। मैं ये ठीक है कि अब धीरे धीरे इसमें अमेंडमेंट आ रहे हैं और उसको कम करने की बात करी जा रही है, बट मैं बोलता हूँ कि 10 से ज़्यादा होना नहीं। 20 कंपनी आप कैसे मैनेज कर सकते हैं? मैंने पहले सेक्रेटरियल ऑडिट में भी ये सवाल उठा था, उस समय भी यही जवाब दिया था कि अगर आप 20 कंपनीज में डायरेक्टर हैं, छोड़ दीजिए पब्लिक प्राइवेट वटेवर, 20 कंपनीज में डायरेक्टर हैं, तो मतलब आप एक दिन शायद दे, एक दिन छुट्टी भी लेंगे ही लेंगे, और अगर 5 डेज वर्किंग है तो 30 में से 5 डेज वर्किंग हुआ तो 4 सैटरडे 4 संडे, 30 में से 8 दिन निकाल दीजिए, 4 सैटरडे 4 संडे बचे 22 दिन। तो 22 दिन में 20 कंपनीज में आप डायरेक्टर हैं, तो हार्डली एक आध छुट्टी भी आप नहीं ले सकते हैं, महीने में लेता ही है इंसान। तो आप हार्डली एक दिन शायद दे पाएंगे एक कंपनी को, और एक महीने में अगर आप एक कंपनी को एक दिन देंगे, तो सोचिए कि वो कंपनी कैसे चलेगी। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है जिसमें आई थिंक एमसीए को आगे कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट्स लाने चाहिए, आरओसी वगैरह को। बट एनीवे, फिलहाल के लिए तो यही है कि कोई कमिटमेंट आज सच फिक्स नहीं है। डायरेक्टर्स अपना इंटरनली कमिटमेंट कर सकते हैं, और वो ऑब्वियसली उसी कंपनी को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे जहाँ पे उन्हें ज़्यादा काम नज़र आएगा। तो ये उन्हें चाहिए कि वो ऐसा करें जिससे कि वो सही तरीके से चीज़ों को मैनेज कर पाएँ। बात अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की करते हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं कि बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, अब तो एजीएम वगैरह भी हो सकती हैं, तो बोर्ड मीटिंग तो डेफिनेटली हो ही सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सिर्फ यही पैटर्न है कि जो भी नोटिस जाएगा बोर्ड मीटिंग का, उसी में लिखा रहेगा कि अगर किसी भी डायरेक्टर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो वो फलाना फलाने बंदे को कांटेक्ट करे, चाहे वो कंपनी सेक्रेटरी है, चाहे कोई टेक्निकल इंसान है, जिसको भी कांटेक्ट उसमें नोटिस में लिखा गया है, तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो आपको लॉगिन आईडी, पासवर्ड, लिंक, व्हाटएवर जो भी है वो आपको शेयर कर देंगे, और फिर मीटिंग के दौरान आप उस लिंक के जरिए मीटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी मीटिंग शुरू होगी, जो चेयरपर्सन होगा वो सबसे पहले रोल कॉल करेगा। रोल कॉल का मतलब ये है, क्योंकि ऑडियो विजुअल है, तो इसका मतलब यही है, जैसे आप मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप ऑडियो भी सुन रहे हैं मेरा और वीडियो भी देख रहे हैं। तो इसमें भी ऐसा ही होगा कि भाई जो भी लोग हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनसे कहा जाएगा कि वो अपने बारे में बताएं। जैसे कि मैं डायरेक्टर हूँ कंपनी का, तो मैं कहूँगा कि आई शांतनु भंडारी इज पार्टिसिपेटिंग इन दिस बोर्ड मीटिंग वाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू दिस इन दिस लोकेशन। जो भी मेरी लोकेशन उस समय होगी वो मैं बताऊंगा। तो रोल कॉल का मतलब यही है कि आप बताएंगे कि आप कौन हैं, और ये सब चीज़ें रिकॉर्ड होती जाएंगी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे डिवाइसेस को यूज़ किया जाए जो कि सही तरीके से ऑडियो एंड विजुअल कैप्चर कर सके। बाद में ऐसा ना हो कि आवाज़ नहीं आ रही है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एकदम साफ आवाज़ आ रही है, तो एकदम वैसी आवाज़ आनी चाहिए, लगे कि सामने वाला जो है वो बात कर रहा है, और सब चीज़ें हैं, क्योंकि आगे कभी भी रेफरेंस के तौर पे ये चीज़ें मांगी जा सकती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी होगी रोल कॉल के दौरान, कि आपका नाम क्या है, कौन सी डेजिग्नेशन है, आप मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको जो नोटिस है, एजेंडा है मीटिंग का मिल गया है, और आप जहाँ से भी मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी जगह है, घर है या कहीं और से है, वहाँ पे सिर्फ आप अकेले बैठे हैं और कोई वहाँ पे नहीं है। क्योंकि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कैमरे में मेरी फ़ोटो आप देख रहे हैं,
बट इसकी क्या गारंटी है कि मेरे अगल बगल या सामने कोई नहीं बैठा, हो सकता है कोई बैठा भी हो, तो मैं आपसे बात यहाँ पे कर रहा हूँ, आप मुझसे बात यहाँ पे कर रहे हैं, हो सकता है कोई बैठा हो उधर की तरफ जो सुन रहा हो हमारी सारी बातें, हो सकता है कि नहीं। तो जैसे अभी क्लास चल रही है तो आप जिस पे भी देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, लैपटॉप पे देख रहे हैं, ईयरफोन लगा के देख रहे हैं, वॉट, तो आवाज़ आ रही है ना आपको मेरी। अब अगर यही चीज़ आप स्पीकर पे सुनेंगे तो सभी को आवाज़ जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैटर कंपनी का क्या है, क्लासेस का तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आई थिंक कंपनी का मैटर कॉन्फिडेंशियल है, तो जिसको बुलाया जा रहा है, जिससे बात करी जा रही है, वहीं तक बात रहनी चाहिए। तो यही बात यहाँ पे करी गई है। हैविंग सेड दैट, इतनी सारी बात कहने के साथ साथ ये भी यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है कि हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग के ज़रिए नहीं हो सकती, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे सारे डायरेक्टर्स को फिजिकली वन प्रेजेंट होना होगा। उसके बियॉन्ड या वैसे कह सकते हैं इन स्पेसिफिक चीज़ों के लिए आपको फिजिकली प्रेजेंट होना होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात नहीं बन सकती। क्या क्या चीज़ें हैं, अगर फाइनेंशियल्स आपको अप्रूव कराने हैं, बोर्ड रिपोर्ट अप्रूव करानी है, प्रोस्पेक्टस है, अकाउंट्स, मर्जर्स, ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है। आप मुझे बताइए, फाइनेंशियल लिखा भी हुआ है एनुअल, तो क्वार्टरली भी नहीं है, एनुअल, साल में एक बार है। बोर्ड रिपोर्ट है, ये भी शेयर होल्डर्स को जाएगी, प्रोस्पेक्टस तमाम अथॉरिटीज़ को फाइल किया जाएगा। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट काम के जरिए जो भी होंगी बातें, उसमें आपको 101 प्रेजेंट रहना पड़ेगा, रादर देन पार्टिसिपेटिंग थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो ये बात जो है वो यहाँ पे कही गई है। तो इसके साथ आई सपोज हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो यहाँ पे अब कंप्लीट होता है, और इसी क्लास में जो आप इस समय देख रहे हैं रिवीजन सीरीज फास्ट ट्रैक बैच, हम आगे बढ़ाएंगे अपनी बात विद द न्यू चैप्टर, दैट इज अ चैप्टर नंबर 5 व्हिच इज कॉल्ड एज बोर्ड कमिटी। तो इस चैप्टर के जरिए हम अपनी बात जो है व्हिच इज द पार्ट नंबर 8, इसको आगे बढ़ाएंगे और बातचीत करेंगे। तो देखिए, एक बार आपको याद दिला दूं कि आप देख रहे हैं रिवीजन सीरीज फास्ट ट्रैक बैच CS प्रोफेशनल, सब्जेक्ट नेम इज गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड एथिक्स, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 5 व्हिच इज कॉल्ड एज बोर्ड कमिटी, राइट। चलिए, अब देखिए, बोर्ड कमेटी से हमें क्या समझ में आता है। ये ज़रूर है कि ठीक है, हम चैप्टर अब पहली बार अपने सामने देख रहे हैं, बट आई सपोज इसके बारे में हमारी पहले भी बात हुई है कि वाई, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग द कमेटी, आखिरकार कमेटी बनाई ही क्यों जाती है। तो उस समय भी बड़ा खुल के ये समझाया था आपको डिटेल में कि देखिए, बोर्ड जो है उसके पास तमाम काम है, और ऐसे काम जहाँ पे कुछ ज़्यादा डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है, या ऐसी चीज़ें जहाँ पे बोर्ड चाहता है कि और लोग भी सीखें, बिकॉज देखो क्या है, गलतियाँ तो सबसे होती हैं, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, गलतियाँ सबसे होती हैं, और वो गलत नहीं है, क्योंकि गलतियाँ हम करते हैं तभी हम रियलाइज़ करते हैं कि ये सही नहीं था और आगे से हमें नहीं करना चाहिए, तो वो तो वहाँ से सीखना हो गया फिर। क्योंकि बहुत बार क्या लोग करते हैं कि जैसे एक बार गलती करी, इग्नोर कर दिया, जाने दिया, अगली बार फिर गलती करी, तो वो तो फिर जानबूझ के बात हो गई। तो बोर्ड जो है, अगर वो चाहता है कि भाई सेकंड लाइन ऑफ मैनेजमेंट तैयार हो, तो उसके सामने भी तो उसको चैलेंजेस रखने पड़ेंगे। सुना है वो नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, नॉमिनेशन, जब तक आप सामने वालों के सामने मतलब जो भी लोग हैं उनके सामने सिचुएशंस नहीं रखेंगे, तब तक वो उसको सोल्यूशंस कैसे निकालेंगे, है ना। तो इसलिए जैसे बहुत बार क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि जैसे आपस में खेल रहे हैं, लड़ गए, लड़ाई हो गई, हो ही जाती है, बड़ों में हो जाती है तो छोटे का, जबकि बड़े तो इतने मैच्योर होते हैं, फिर लड़ाई हो जाती है उनके अंदर। तो छोटे बच्चे आपस में खेल रहे हैं, लड़ाई हो गई किसी भी वजह पे, तो एक बच्चा, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, एक बच्चा घर आया रोते रोते और अपनी मम्मी को कहता है, अपने पेरेंट्स को कहता है जो भी, कि चलो मम्मी आप उसने मुझे मारा या कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल। तो अब घर वाले एक आध बार जा सकते हैं, बट बार बार जाएंगे तो क्या होगा, वो बच्चा जो होगा वो घर पे डिपेंड हो जाएगा कि जब भी कोई बात होगी खुद नहीं लड़ेगा, अपने घर वालों को साथ में लेके आएगा। जबकि अगर पेरेंट्स ये कहे हैं कि भाई खुद जाके सॉर्ट आउट करो, हम नहीं जाएंगे, तो उसके अंदर एक, मैं ये नहीं कहता कि हमेशा, ये तो सिचुएशन वाली चीज़ होगी, बट एग्जाम्पल अगर समझें, अगर ये कहा जाए कि खुद जाके करो, भाई हम नहीं जाएंगे बार बार क्योंकि तुम ही पहले गलती करते हो फिर सब कुछ है, तो वो बच्चा शायद फिर धीरे धीरे सीखने लगेगा चीज़ों को करना, डिपेंड कम हो रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल पेरेंट्स ने उसका साथ छोड़ दिया, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, बट वो धीरे 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 सीखने लगेगा कि चीज़ें खुद कैसे मैनेज करनी है। वही चीज़ यहाँ पे कमेटी के साथ भी होता है। एंड आई थिंक कमेटी को बनाने का और ऑब्जेक्टिव ये है कि डायरेक्टर्स के पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, सो वो उसमें फोकस तभी कर पाएंगे जब बाकी काम कोई और उनसे ले लेगा। क्योंकि ये तो ठीक है कि दिन के अंदर 24 घंटे हैं, वो सभी के पास हैं, चाहे किसी भी कंट्री में आप रहते हो, बट इन द एंड ऑफ द डे आई थिंक आप सभी जानते हैं कि काम करने की भी लिमिटेशन है ना, सोना भी ज़रूरी है और तमाम चीज़ें हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कमेटी का कंसेप्ट है। आइए
अब बात करते हैं, देखिए कमेटी का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो तो इसी बारे में बात करता है जो मैंने आपसे कहा कि कमेटी की जो नीड है वो बेसिकली यही है कि बोर्ड की एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके, बोर्ड की इफेक्टिवनेस बढ़ाई जा सके। वो तभी होगा जब आप बोर्ड को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समय देंगे। जब आप समय देंगे तो ही तो वो दूसरे काम कर पाएंगे। अब पूरा दिन अगर मैं एक ही काम में उलझा रहूंगा तो मैं कुछ और कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। मुझे समय तो चाहिए ना, तो कुछ सोचने के लिए भी क्या है, समय लगता है। ऐसा नहीं कि थॉट्स कभी भी आते हैं, कभी कभार हमें सोचना पड़ता है उस चीज़ को लेके, उसको समझना पड़ता है। अब जैसे कई बच्चे हैं, वो ये क्लासेस देख रहे हैं, क्लासेस के साथ साथ उनका सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, व्हाट्सएप भी चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, जो और कुछ चल रहा है, तो फिर क्या ध्यान डाइवर्टेड है, फिर बात समझ नहीं आएगी। फिर मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि आप क्लास बंद करके पहले वो कर लो जो आप कर रहे हो, क्योंकि शायद वो ज़्यादा अर्जेंट होगा। और अगर ये ज़्यादा अर्जेंट है तो पहले आप मेरी बात सुन लो, है कि नहीं? मुझे नहीं पता कि आप ऐसा कर रहे हैं कि नहीं, बट मुझे पता है कि कुछ बच्चे ऐसा करते होंगे बीच बीच में, इसीलिए बस ये बात यहाँ पे कह रहा हूँ मैं। हो सकता है आप इस समय कर भी रहे हो, ठीक है। एनीवे तो बोर्ड के बारे में बात करते हुए एक आ गया कि बोर्ड जो है वो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि बोर्ड ही बनाएगा कमिटीज। ऐसा नहीं है कि कमिटीज अपने आप बन के आ जाएंगी, भगवान बना देगा या कुछ भी ऐसा, कुछ नहीं, बोर्ड ही बनाएगा। और इवन कमिटीज के बारे में जब हम बात करें, सो वाई टू फॉरगेट कि जो कुछ कमिटीज हैं वो ऐसी भी हैं जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से या सेबी एलओडीआर के हिसाब से जो कि बनानी कंपलसरी है, विच इंक्लूड्स द ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी। याद है कुछ ऐसी बात हमने प्रीवियस चैप्टर्स में करी थी, तो वही बात यहाँ पे करी गई है। कमेटी जो है उसके अलग अलग पर्पस हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कमेटी किस किस पर्पस से बनाई जा सकती है। नॉमिनेशन कमेटी बनाई जा सकती है जो कि सेलेक्ट करे कि नेक्स्ट लाइन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे, किसके अंदर वो क्वालिटी है, क्योंकि एक दिन में तो नहीं पता चलेगा ना, हमें हमें समय लगेगा कि देखने में सामने वाला क्या करता है, कैसे रिएक्ट करता है, सब चीज़ें। फिर इन्वेस्टमेंट कमेटी को एक ऐसी कमेटी जो ये डिसाइड करे कि कंपनी का जो सरप्लस फंड्स है अगर हैं कंपनी के पास, तो वो कहाँ इन्वेस्ट होने चाहिए, जिससे कि उसके अंदर रिस्क भी एक कंट्रोल लेवल का रहे और ज़्यादा रिस्क ना हो। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी वही वाली बात हो गई। कमेटी ऑफ इंक्वायरी, ये इंक्वायरी करेगी, जैसे बहुत बार ये सरकारी डिपार्टमेंट्स में जनरली होती हैं कि कुछ भी अगर इल्ज़ाम लगता है और सस्पेंड कर दिया जाता है, सुना होगा पुलिस में या अलग अलग जगहों पे, तो फिर कमेटी जो होती है वो फिर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती है, इंक्वायरी बैठती है, इसके ऊपर तहकीकात होती है। तो ये वैसी कमेटी है। कोई एक ऐसी कमेटी होगी जो मार्केटिंग का काम करेगी, क्योंकि आई थिंक इन द एंड ऑफ द डे, अब देखो अगर आप आपके अंदर कोई स्किल है, ठीक है, तो अपनी स्किल अपने तक रख के क्या फ़ायदा, वो तो फिर किसी काम की नहीं है। हमें स्किल को, अपनी जो स्किल है उसको नेचर करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए आगे तो जाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा अपने बारे में कि ऐसा है वैसा है कि नहीं? पार्ले जी क्यों ऐड करता है? पार्ले जी तो मुझे लगता है हम में से सभी ने, हो सकता है आज भी आप खाते हो, मतलब इसमें कोई बुराई तो है नहीं, पर नहीं भी अगर तो आई एम श्योर आपने इसका नाम सुना होगा और बहुत बार खाया भी होगा। तो आज भी पार्ले जी क्यों ऐड करता है? मतलब जितनी आपकी उम्र, जितनी हमारी उम्र नहीं है, उससे पहले पार्ले जी का ये प्रोडक्ट चल रहा है ना? क्या ज़रूरत है? सब जानते तो हैं उसके बारे में, उसको ऐड की क्या ज़रूरत है? क्यों? क्योंकि एक कहीं न कहीं बनाए रखना है कि हम हैं मार्केट में, ऐसा ना हो कि लोग भूल जाएँ हमें। तो तमाम रीज़न्स हो सकते हैं, मार्केटिंग बहुत ज़रूरी इसलिए लगती है। नीड फॉर कमेटी, अब कमेटी की ज़रूरत क्या है, ये बात हम कर चुके हैं भाई। इफेक्टिवली बोर्ड को चलाने के लिए, कहीं ना कहीं ये देखने के लिए कि जो काम है वो सही तरीके से हो, और जैसे कि मैंने कहा जो छोटे मोटे काम है जिसके अंदर कोई खास रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, खास डिसीजन वगैरह नहीं लेना है, बस टिक 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 टाइप का है, काम करना है, यस यस करना है, जो होता है ना कि एक मोनोटोनस काम है, सेम काम है, कोई उसमें बदलाव खास नहीं होना, तो फिर उसके लिए हमने डेलीगेट कर दिया। कमेटी इज ऑल अबाउट डेलीगेशन। कमेटी में आप क्या करते हैं? कमेटी में अपना काम जो है उसका प्रेशर बोर्ड अपने से रिड्यूस करके थोड़ा कहीं और शिफ्ट करता है, यही तो होता है कमेटी के अंदर। तो यही बात यहाँ पे करी गई है। अब बात करते हैं, कमेटी हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल to strengthen the role of the board in strategic decision making and support the role of non-executive director in challenging executive management action to maximize the value of the input from non-executive given their limited time commitment। देखो जैसे नॉन एग्जीक्यूटिव हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, मैं आपकी जैसे कंपनी में मान लो, या आप मेरी कंपनी में डायरेक्टर हो, ठीक है, यू आर डायरेक्टर इन माय कंपनी, ठीक, आप महीने के पैसे मुझसे लोगे, जो भी हमारी आपकी सैलरी होगी, ठीक। अब जब आप सुबह आते हो तो मैं आपके सामने कुछ फाइलें रखता हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ कि ये करना है वो करना है, जो भी है, आप डायरेक्टर हैं, ठीक है, आप नॉन एग्जीक्यूटिव या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, तो आप तो एक नॉर्मल समय पे काम करते हो, सुबह 9 बजे से या 10 बजे, जो भी समय है, और काम करके चले गए। अब अगर उस ड्यूरेशन पे मैंने ऐसा आपसे काम कराया जो कि कोई भी कर सकता था, तो फिर आपका मुझे कोई बहुत फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जिस हिसाब से आपकी पे है, जिस हिसाब से आपकी स्किल्स हैं,
वो एक और टेक्निकल काम करने के लिए बनी है, राइट? जो छोटा मोटा काम है वो फिर इस लेवल के बंदे से क्यों कराना जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव है, जो कि ज्यादा पैसे ले रहा है। तो उसी के उससे वो काम कराएंगे जो टेक्निकल नेचर का काम है। तो यही कहा गया है कि कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से बोर्ड डिसाइड कर सके, उसके पास समय हो जिससे कि वो नई चीजों के बारे में सोच सके, बात कर सके, डिस्कस कर सके। कमिटीज का होना जरूरी है। कमिटीज क्यों बनाई जाती हैं, एक ही बात 4 बार यहाँ पे करने की आदत है आईसीएसआई को। क्योंकि यही तो मैंने ऊपर बताया है। अब मैं इसलिए, देखो क्या है कि मेरी आदत क्या है कि मेरी सारी की सारी क्लासेस जो है ना वो वाइडेस्ट मॉड्यूल कवरेज पे है। मैं ये नहीं कहता कि मॉड्यूल कॉपी पेस्ट करते हैं, वो तो नहीं हो सकता और करना भी नहीं चाहिए। बट ये है कि हाँ, मॉड्यूल से आप देखोगे तो आप मिला हुआ पाओगे कि हाँ हाँ, ये सब मॉड्यूल, स्कैनर, पास पेपर्स वगैरह। मैंने बताया ना आपको, अभी प्रीवियस पीछे हुए थे पेपर्स आईसीएसआई के, एग्जीक्यूटिव के भी और प्रोफेशनल के भी। तो मैंने हर सब्जेक्ट का बताया था। सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूँ, तो सब सब्जेक्ट्स का मैंने बताया था। और आप मानेंगे ये नहीं, अब पता नहीं उस समय आप थे हमारे साथ या अब आप जुड़े हैं, ये कहना मुश्किल है। पर उसमें ये होता, काफी सारे क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में काफी सारे क्वेश्चंस मेरे बताए हुए क्वेश्चन से मैच कर रहे थे। अब इसके पेपर्स मैंने बना के दिए थे, एक एक दिन पहले बनाए थे रात को बैठ के कि हाँ ये आ सकता है, वो आ सकता है, और वो अपने नोट्स के बेसिस पे बनाए थे। तो ये जो नोट्स हैं, जैसे बच्चे पूछते भी हैं कि सर इसके अलावा मुझे कुछ करना है, कुछ नहीं करना, आपने मेरी बात सुननी है और उसके हिसाब से जैसा मैं कहता आया हूँ कि जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ पे आपने लिखना है। देखो, जो काम आपके एंड का है वो आपको करना है, जो काम मेरे एंड का है वो मैं कर रहा हूँ। अब आपके एंड का काम है कि आपको लिखना है, पहले सुने समझें, ये नहीं कि आप एक तरफ सुन रहे हैं लिख रहे हैं तो फिर क्या ऐसा है कि आपने सुना भी नहीं, क्योंकि सुनना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कोई रटा नहीं रहा। आप देख रहे हैं मैं कोई भी चीज पढ़ रहा हूँ क्या अंडरलाइन करके? कुछ नहीं, मैं बात करता जा रहा हूँ क्योंकि मैंने रटा कुछ नहीं है, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ कि ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है। यही आपने सुनना है। एथिक्स में सिर्फ और सिर्फ यही चीज है, कहानी बनाई हुई है। अब मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए बात पे तो हंसी आ गई, इसी बात पे ये सब अपना भाषण देने लग गया मैं, कि यहाँ पे एक ही चीज को चार, अभी यहाँ रैशनल बोल रहे हैं, ऊपर रीजन बोला था, फिर कहीं नीड बोल दिया। बात एक ही है, बट कंफ्यूज करने के लिए उसको 4-5 में अलग अलग डिवाइड करके 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा करके आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ अलग बात है, कुछ अलग बात नहीं, आप मिला लेना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टू अराइव एट अ लॉजिकल कंक्लूजन। यही तो मैं अपने वर्ड्स में अलग अलग कह रहा हूँ कि भाई क्वालिटी डिसीजन ले पाए बोर्ड। लॉजिकल मतलब कुछ उसके अंदर वैल्यू हो, वैल्यू मतलब क्वालिटी हो। तो वही बात मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि एक ही चीज को 4 बार उन्होंने करके बताया है। उसके बाद तीसरा जो है रैशनल बिहाइंड बोर्ड कमेटी के अंदर, वो तीसरा रैशनल या रीजन ये है कि कमिटीज जो है वो एक तरीके से अपनी डिसीजन बताएंगी बोर्ड को और फिर बोर्ड फाइनल तय करेगा। तो एक तरीके से जो पेपर वर्क का काम है या इनिशियल सोचने का काम है वो कमेटी करके देगी और बोर्ड हाँ या ना में उसका जवाब दे देगा। तो उससे उसका समय बचेगा, उससे उसकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस इंप्रूव होगी। कमेटी की अगर बात करें तो देखिए, कमिटीज को लेके हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कमेटी का कोई फिक्स वो नहीं है कि कितनी कमेटी बनेगी, किस किस नाम की बनेगी। ये तो ठीक है कि कुछ कंपनीज आपके हिसाब से बताई गई हैं, सेबी, एलओडीआर, वो तो है अपनी जगह। पर उसके अलावा तमाम और कमिटीज हो सकती हैं, बट वो कौन सी होंगी, उसके अंदर कितने लोग होंगे, क्या क्वालिफिकेशन होगी उनकी, क्या सैलरी होगी, उसके मेंबरशिप क्वालिफिकेशन कैसे मिलेगी, कौन लोग कमेटी के पार्ट बनेंगे, ये कंपनी की इंटरनल पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है। जब भी आप कमेटी के मेंबर्स को सिलेक्ट करें, डेफिनेटली ये वो लोग होंगे जो एकदम बिगनर्स नहीं होंगे, बट ये एक्सपर्ट्स भी नहीं होंगे। क्योंकि अगर एक्सपर्ट होते तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे होते, पर वहाँ नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ जाना डिजर्व करते हैं, तभी इस कमेटी का पार्ट बने। तो कमेटी में हर वो इंसान होगा जिसके पास कोई स्किल है, नॉलेज है, कुछ उसका अपना इंटरेस्ट है, चीज़ों को लेके समझता है, चीज़ों के बारे में जानता है। और ऐसा लगता है कि शायद इस बंदे के अंदर वो फैक्टर है जिससे कंपनी और आगे बढ़ सकती है। एंड समवेयर डाउन द लाइन यू सी दिस पर्सन एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और वन ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ऐसे लोगों को आप कमिटीज में जगह देंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ द कमिटी चेयरमैन, आइए देखते हैं। The board may appoint the committee chairman, or the committee members can choose elect the chairman. The committee chairman is the key to the effective committee. He set the tone, pace, and strategy of the committee functioning. The role of the committee chairman requires extra work, time, communication with committee members, senior management, so that he remains informed about the development and willingness to resolve conflict among the members. तो देखिए, जो चेयरमैन है, डेफिनेटली वो एक हर कमेटी का अपना अपना चेयरपर्सन होगा। जैसे ऑडिट कमेटी का भी हम नीचे पढ़ेंगे।
अलग अलग कमिटीज का अपना अपना चेयरमैन रहेगा। इवन आपने ये भी सुना था ऑडिट कमेटी को लेके कि उसका चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, याद है कुछ ऐसी बात आपने करी थी। तो वही बात यहाँ पे भी है कि जो चेयरमैन होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो ओवरऑल जिस भी कमेटी का वो चेयरमैन है, चाहे नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी है, चाहे ऑडिट कमेटी है, चाहे रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है, चाहे स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी है, जिस भी कमेटी का आप चेयरपर्सन है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो सही तरीके से काम करें, सही तरीके से डिसीजंस लें और डेफिनेटली टाइमली डिसीजन लें, जिससे कि जो एक्चुअल पर्पस है कमेटी बनाने का, विच इज टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो डेफिनेटली दिखे सामने। और इसी के बेसिस पे बात करते हुए कुछ मैंडेटरी कमिटीज़ हैं, जैसे कि मैं बार बार आपसे कहता आया हूँ, जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनानी है। ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन, रेम्युनरेशन, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, ये 3 कमेटी ऐसी हैं जो कि कॉमन है, चाहे ऑडिट कमेटी में आप देख लीजिए या सेबी की गाइडलाइंस में आप देख लीजिए, ये 3 कमिटीज़ जो हैं वो कॉमन है। आखिरी कमेटी जो है उसके अंदर बदलाव है, वो कंपनीज एक्ट की अगर हम बात करें तो वो CSR कमेटी है, जबकि अगर हम CBLODR की बात करें तो वो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है। बाकी जो 3 कमेटी है, विच इज ऑडिट, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, ये दोनों में, विच इज द कंपनीज एक्ट एंड द CBLODR, वो सेम है। एंड द लास्ट वन विच इज डिफरेंट, इन द कंपनीज एक्ट यू हैव द CSR कमेटी, while in the CBLODR you have the रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। आइए ऑडिट कमेटी के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये तो हम सभी को पता है कि ऑडिट कमेटी जो है वो बेसिकली ऑडिट से रिलेटेड ही काम करेगी, बट एग्जैक्टली क्या काम होता है इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, बट फिर भी एक बार याद दिला देता हूँ। इंटरनल ऑडिट जो है, जो भी टीम कर रही है उससे कोऑर्डिनेशन करेगी ऑडिट कमेटी। एंड देन एक्सटर्नल या स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स का जो अपॉइंटमेंट है वो भी ऑडिट कमेटी के जरिए ही किया जाएगा। कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो कि ऑडिट या फाइनेंस से रिलेटेड है, तो देयर आफ्टर ऑडिट कमेटी से पहले वो बात करी जाएगी, इससे पहले कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक बात पहुंचे। यही बातें यहाँ पे करी गई हैं। और ऑडिट कमेटी एक इम्पॉर्टेंट कमेटी है, तभी ये दोनों जगह मेंशन करी गई है, चाहे वो कंपनीज एक्ट है, चाहे सेबी के LODR ऑब्लिगेशंस हैं। जो सेबी या फिर मैं कहूँगा कंपनीज एक्ट की अगर बारे में बात करें, क्योंकि सेबी LODR में तो क्या एप्लीकेबिलिटी, वो तो लिस्टेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, तो हर लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कमेटी रखनी है। बट अदर देन दैट, हर वो कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या जिसका टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या जिसने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लोन ले रखे हैं वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है और वो उनका अमाउंट 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उन सभी को ऑडिट कमेटी बनानी मैंडेटरी होगी। सो ध्यान रखें, ऑडिट कमेटी इज नॉट ओनली मैंडेटरी फॉर द लिस्टेड कंपनीज बट फॉर एनी अदर कंपनी जो इनमें से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल करे, चाहे पेड अप शेयर कैपिटल का, चाहे टर्नओवर का, चाहे आउटस्टैंडिंग लोन्स वगैरह का, जो कि 10, 100 या 50 करोड़ की कैटेगरी के अबव जाता है। इसी को बात को ध्यान में रखते हुए कॉम्पोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, ऑडिट कमेटी का जो कॉम्पोजिशन है वो दोनों ही जगह ऑलमोस्ट सेम नज़र आता है, क्योंकि बात चाहे कंपनीज एक्ट से आप स्टार्ट करें, चाहे सेबी के LODR ऑब्लिगेशन से स्टार्ट करें, ये ध्यान रखें कि जो भी LODR ऑब्लिगेशन है उसके अंदर जहाँ जहाँ अमेंडमेंट्स हैं वो सारे कवर करता जा रहा हूँ, सारे के सारे आपको बताता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी बातें लिखी हैं उसके अलावा भी अगर कुछ होगा तो वो मैं आपको बता रहा हूँगा इन द रिस्पेक्टिव क्लासेस। तो जहाँ तक बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की, तो चाहे वो कंपनीज एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में आप बात समझे, चाहे सेबी LODR के कॉन्टेक्स्ट में मिनिमम 3 लोगों की बात ऑडिट कमेटी के अंदर करी जाती है। जो भी अगर हम बात करते हैं कि कंपनीज एक्ट के परस्पेक्टिव पे, तो बताया जा रहा है मेजॉरिटी 3 में जो भी मिनिमम लोग हैं, मान लीजिए 3 मिनिमम है बट आपने 4 रखे, तो 4 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे मेजॉरिटी का मतलब यही हो गया कि 4 में से 3, है ना, क्योंकि अगर 4 में से आप 2 रखेंगे तो मेजॉरिटी नहीं हुई, तो 50-50 हुआ। तो मेजॉरिटी का वर्ड यूज़ किया गया है, जबकि अगर आप सेबी के LODR के हिसाब से बात करते हैं तो वहाँ पे 2/3 का वर्ड यूज़ किया गया है। मेजॉरिटी कैन बी 51% एंड 49, तो 51% मेजॉरिटी हो गई, बट 2/3 की अगर आप बात करते हैं तो यू आर टॉकिंग अबाउट 66.66%। तो मिनिमम 3 लोग चाहिए, चाहे ऑडिट कमेटी कंपनीज एक्ट के हिसाब से या सेबी LODR के हिसाब से आप बात करें। जो कंपनीज एक्ट है वो ये कहता है मेजॉरिटी, जो जितने भी लोग ऑडिट कमेटी के अंदर होंगे उसमें मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, जबकि सेबी LODR ये कहता है कि जितने भी लोग ऑडिट कमेटी के अंदर होंगे उसके 2/3 लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। एंड देन ये दोनों ही जगह कॉमन है बात कि जितने भी लोग ऑडिट कमेटी में उनको सोच फाइनेंस, अब वो ऑडिट कमेटी के मेंबर बने हैं तो फॉर श्योर उन्हें ऑडिट के बारे में पता तो होना ही चाहिए। तो ये कंपनीज एक्ट कहता है, जबकि सेबी LODR जो है वो इससे एक स्टेप आगे निकल जाता है, वो ये कहता है कि जो 3 हैं उनमें से
अगर मिनिमम 3 लोग हैं तो 2 लोगों को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जबकि एक इंसान ऐसा होना चाहिए उस ऑडिट कमेटी के अंदर जिसको एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज हो। तो एक्सपर्ट लेवल ऑब्वियसली का मतलब यही है कि वो एक सीपीए या चार्टर्ड अकाउंटेंसी इस तरीके के एक्सपर्ट लेवल, इनके अंदर भी विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस वाला इंसान CBLODR के हिसाब से ऑडिट कमेटी के अंदर आ सकता है। अगर बात करते हैं फंक्शन एंड रोल्स की, तो देखिए मैं बात आपको बता चुका हूँ कि जो ऑडिट कमेटी है उसकी ये पावर्स का पार्ट है कि वो ऑडिट प्रोसेस को रिव्यू करे, जो भी ऑडिटर रिपोर्ट बनाता है उसको वो देखे, और अगर रिपोर्ट बनाने से पहले या ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसेस कोई भी दिक्कत आती है तो सबसे पहले जो ऑडिट कमेटी है उससे डिस्कस किया जाएगा। फिर आगे बात अगर नहीं सॉर्ट आउट होती है तो बोर्ड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये बात पहुंचाई जाएगी। तो ऑडिट कमेटी का ये सारे के सारे फंक्शंस हैं कि ऑडिट को लेके जो भी अपॉइंटमेंट होने हैं या जैसे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होना है उसकी कितनी रेम्यूनरेशन होगी, टर्म्स वगैरह सब चीज़ें ऑडिट कमेटी ही डिसाइड करेगी। CBLODR के हिसाब से बात करें तो जो ऑडिट कमेटी है उसमें भी वही बात कही गई है कि जो ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट है वो ऑडिट कमेटी ही तय करेगी, उनकी कितनी पेमेंट होनी है, वही दो बातें जो ऊपर थी वही चीज़ यहाँ पे भी है। उसके अलावा फर्दर ऐड करते हुए थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में थोड़ा आगे जाके ज़्यादा डिटेल में लिख दिया गया है, रिव्यूइंग द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट बिफोर सबमिशन टू द बोर्ड फॉर अप्रूवल ऑफ द फॉलोइंग। तो ये बात मैं आपसे कहता आ रहा हूँ कि इससे पहले ऑडिट कमेटी कुछ भी फाइनल चीज़ करे वो बोर्ड को तो दिखाएगी दिखाएगी, बट बोर्ड को एकदम एंड में सबसे पहले ऑडिट कमेटी ऑडिटर्स आपस में मिल बैठ के हर चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे, और उसके बाद जब वो सॉर्ट आउट हो जाएगा तो फाइनल कंक्लूजन है, फाइनल रिपोर्ट है, फाइनल अकाउंट्स जो बन चुके हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने जो है वो प्रेजेंट किए जाएंगे। और उसके साथ साथ जो भी अप्रूवल्स लेने हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड वो भी ऑडिट कमेटी के जो स्कोप के बाहर होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ही लिए जाएंगे। साथ साथ यहाँ पे भी कहा गया है ऑडिट कमेटी का ये भी एक काम है CBLODR के हिसाब से, रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग द ऑडिटर इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मेंस, इवैल्यूएशन ऑफ द अंडरटेकिंग और एसेट्स ऑफ द लिस्टेड कंपनी वेयर एवर इट इज नेसेसरी। तो कंपनी में पैसे को लेके क्या हो रहा है, कितने एसेट्स खरीदे जा रहे हैं, क्या डेप्रिसिएशन जितनों पे लग रहा है वो सही लग रहा है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं क्या वो सही तरीके से फॉलो हो रहे हैं। जब भी ऑडिट होगा आपको याद होगा, मैं कुछ देर पहले इसी सब्जेक्ट का नाम रेफर कर रहा था, सेक्रेटेरियल ऑडिट। पर्पसली नहीं कह रहा हूँ बट वहाँ पे हम बात करते हैं कि जब ऑडिट स्टार्ट करते हैं तो पहले उससे पहले उसका स्कोप डिफाइन करते हैं, क्योंकि ऑडिट तो बड़ा जनरल वर्ड है। ऑडिट के अंदर तो कॉस्ट ऑडिट भी आता है, और आपका सेक्रेटेरियल ऑडिट भी है, फाइनेंशियल ऑडिट भी है, टेक ओवर ऑडिट भी है, लेबर ऑडिट भी है, एनवायरनमेंट ऑडिट भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑडिट भी है, तमाम तरह मतलब लिस्ट एंडलेस है। हर चीज़ के आगे आप ऑडिट का वर्ड लगा सकते हैं। तो इससे पहले कुछ भी ऑडिट स्टार्ट किया जाए, जो ऑडिट कमेटी है एंड द ऑडिटर आपस में मिलकर स्कोप उसका डिसाइड करेंगे, एंड देयर आफ्टर ही ऑडिट को फर्दर प्रोग्रेस किया जाएगा। तो आज के लिए आई सपोज यहीं तक हम रखते हैं। जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगा तो ऑडिट कमेटी के बारे में फर्दर और बातचीत करेंगे और इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो हमेशा की तरह उम्मीद करता हूँ जो भी बातें हमने यहाँ पे आज पार्ट 8 में करी आपको समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो पूछिएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, do whatever you want to, don't trouble anybody. For CS executive, CS professionals, widest module coverage, all subjects available, guarantee of covering all amendments along with the revision series and the fast track batch, Shantu and Tanya Mandari classes. Thank you so much.